आज मैं यूथ पार्लियामेंट के लिए कालांवाली जा रहा बड़ागुड़ा ब्लॉक में हेमराज के साथ और गाड़ी का सफ़र करेंगे। काफ़ी सालों के बाद जनरल डब्बे में बैठ के यात्रा करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। मौसम भी अच्छा है। SCRT गुड़गांव की तरफ से जो युवा पार्लियामेंट का प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत सिरसा ज़िले की कमान मेरे को और श्री हेमराज पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर कालांवाली को मिली हुई है। तो आज हम इसी सिलसिले में 5वीं जगह देसू मलकाना जा रहे हैं। आप सर से बात करेंगे कि बच्चे क्या करें कि उनका परफॉर्मेंस अच्छी रहे, और इसके साथ ये भी पूछेंगे कि आप जब जाते हो तो वहाँ क्या क्या चीज़ें देखते हो। हेमराज जी, ये आपको आज बताएंगे कि आप क्या क्या कार्रवाई करें ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। और हम रेलगाड़ी में बैठे हैं तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो होगी, लेकिन मैनेज करेंगे। हाँ सर, बताइए आप। सबको नमस्कार। जैसा शीशा नीचे ही कर लो। गाड़ी काफ़ी तेज़ चल रही है, पैसेंजर गाड़ी है, फिर भी स्पीड बहुत बढ़िया है इनकी। और नई आज रेल यात्रा का एंजॉय भी कर रहे हैं। हाँ सर, नमस्कार। थोड़ा जोर से। सभी को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हो कि जो युवा संसद का प्रोग्राम है, इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को स्वच्छ राजनीति शिक्षा देना है। जैसा हम जानते हैं कि बच्चे संसदीय कार्रवाई करके सीखें, किस प्रकार से हमारी संसद में कार्रवाई होती है, किस प्रकार से कानून बनते हैं, किस प्रकार से जो उसके विभिन्न उसके अंग हैं, जैसे काम रोको प्रस्ताव है, प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, ये किस प्रकार चलते हैं और कौन कौन से मुद्दों पर विपक्ष और पक्ष में नोकझोंक होती है, कौन कौन से प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि ज्वलंत मुद्दों पर होते हैं। तो इस सब का जो उद्देश्य है बच्चों में एक स्वच्छ राजनीति की भावना विकसित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। स्कूलों में काम चल रहा है, सभी अध्यापक बहुत अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं, जी जान लगाकर जुटे हुए हैं और बच्चों को बड़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने तैयार किया है। खुद भी मेहनत की है, बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है। तो जब भी हम किसी स्कूल में जब जाते हैं तो उसमें जैसे हमने पहले ट्रेनिंग की थी, उसमें बताया था कि हम 11 पॉइंट पर काम करते हैं। वैसे इसके 35 पॉइंट हैं, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ 11 पॉइंट हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं, जो हम देखते हैं कि बच्चों ने इसमें काम किया है या नहीं किया, ये किस प्रकार। अब उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले तो अध्यक्ष का आगमन होता है। हालांकि उस पॉइंट में पहले तो आप सीटिंग के बारे में बताइए, सीटिंग कैसे कैसे हो। सीटिंग प्लान दिया हुआ है। इसकी जो सीटिंग है वो घोड़े की नाल की तरह होती है। उसमें बताया गया जो अध्यक्ष है उसका जो आसन है वो थोड़ा ऊंचा होता है, उसके दोनों साइड में मार्शल होते हैं, फिर उसके आगे महासचिव है, महासचिव के आगे उसके 4 जो ऑफिसर हैं जो कार्रवाई को नोट करते हैं। अध्यक्ष के दाहिनी तरफ जो है वो सत्ता पक्ष बैठता है, बाईं तरफ उसके विपक्ष होता है। इसी प्रकार से पीछे दर्शक दीर्घ होती है और उसमें मीडिया के लोग भी होते हैं। अध्यक्ष के एक और विदेशी मेहमान होते हैं, एक और उसके अधिकारीगण होते हैं जो कार्रवाई को नोट करते हैं। ये सारी स्थिति और इसके बाद कार्रवाई कहाँ से शुरू करें, यानी मार्शल के घोषणा से लेकर आगे तक की कार्रवाई आप बताइए। सबसे पहले जो MP MLA जो संसद है वो हफ्ते बाहर मिलते हुए एक दूसरे को संसद में प्रवेश करेंगे। जैसे वो प्रवेश कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, तो पहले एक मार्शल आएगा। मार्शल देखेगा अगर कि क्या कॉरम पूरा है, संसदीय कार्रवाई चलने का कॉरम पूरा है, वो देखेगा और
वापस जाकर के वो अध्यक्ष को बताएगा कि कौरम पूरा है, इसके बाद अध्यक्ष का आगमन। तो और वो अध्यक्ष की जो घोषणा है वो दमदार होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। जो एक मार्च जैसे अध्यक्ष आता है तो एक मार्च उसके आगे होगा, एक मार्च उसके पीछे होगा। और जब वो पहले एक जो मार्च लाएगा वो आकर के घोषणा करेगा कि संसद के सदस्यों को बताएगा कि हमें जो अध्यक्ष जो आ रहे हैं उनके आगमन की वो दमदार घोषणा होनी चाहिए, ताकि सबको पता चले कि अब जो अध्यक्ष हो गया। तो जैसे वो अध्यक्ष आ जाएंगे, आकर के वो अभिवादन करेंगे। सबसे पहले वो विपक्ष की तरफ नमस्कार करेंगे, फिर वो सत्ता पक्ष की ओर नमस्कार करेंगे, और फिर तीसरे नंबर पर सामने नमस्कार करेंगे। उसके बाद वो बैठेंगे, और ऐसे जैसे वो आएंगे सभी जो संसद है उनके सम्मान में खड़े हो जाएंगे, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, और जैसे वो बैठेंगे उसके बाद वो संसद में बैठेंगे। फिर वो आगे जो है अध्यक्ष कार्रवाई को शुरू करने की घोषणा करेंगे कि आज की कार्रवाई। यानी अध्यक्ष है वो महासचिव को कार्रवाई के लिए बोलेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे इसको? तो सबसे पहले जो है वो अध्यक्ष महासचिव को कहेगा कि जो नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण, तो नए सांसदों का वो शपथ ग्रहण करवाएंगे। तो शपथ ग्रहण सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट है, उसके में दो तीन बातें ध्यान रखने की है। एक तो जो जैसे संसद कोई शपथ ग्रहण करने के लिए आता है उसके हाथ में एक निर्वाचन प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो आकर के महासचिव को देगा, फिर महासचिव उससे पूछेगा कि हो गया आप शब्द देंगे या प्रतिज्ञा, तो जो भी कहेगा मैं शब्द दूंगा, आप कौन सी भाषा में शब्द देंगे वो भाषा बताएगा, तो उसके बाद वो शब्द ग्रहण करेगा। महासचिव उसको जो शब्द की प्रति दे देगा, और जो शब्द है वो अध्यक्ष ग्रहण कराएगा। अध्यक्ष बोलेगा मैं बोलेगा, उसके बाद में सारे जो संसद अपनी वो शब्द की जो है वो स्टेटमेंट पड़ेगा। इसमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जैसे वो शब्द ग्रहण कर रहे हैं, तो शब्द ग्रहण करते समय जो संसद है उसकी पीठ जो है वो ना तो अध्यक्ष की तरफ होनी चाहिए, ना ही संसदों की तरफ। यानी वो 45 डिग्री पर एक साइड में खड़ा हो जाएगा, अध्यक्ष के दाहिनी तरफ वो खड़ा होगा, और 45 डिग्री पर खड़ा होकर के वो सभी की तरफ उसका मुँह होगा और वो शब्द ग्रहण करेगा। और शब्द ग्रहण करने के बाद वो अध्यक्ष का अभिवादन स्वीकार करेगा, और अध्यक्ष के पीछे से होता हुआ वो फिर आकर के महासचिव के पास आएगा, और जैसे महासचिव के पास आएगा वहाँ पर आकर वो सिग्नेचर करेगा, और सिग्नेचर करने के बाद वो फिर सबका अभिवादन स्वीकार करेगा, और उसके बाद अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएगा। एक बात और ध्यान रखने की है कि शब्द ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो, इससे ज़्यादा शब्द ग्रहण जो वो ना दिखाई दे। उन 2 या 3 में भी वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी हो जो ज़्यादा अच्छा है। वैरायटी एक जैसा मतलब रिपीटिशन ना हो। भाषा का हो सकता है, और प्रतिज्ञान भी हो सकता है। प्रतिज्ञान भी हो सकता है, वैरायटी होनी चाहिए। कोशिश करें। गाड़ी स्लो हो गई है, पता नहीं कौन से गांव के पास है। मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता। बड़ा गुड़ा आ गया है, बड़ा गुड़ा। अच्छा, ये जो सामने की अंडर ब्रिज दिख रहा है, यहाँ से तो मैं गुजरा हुआ हूँ। हाँ सर, आगे। तो उसके बाद शब्दग्रहण के पास जो है नए मंत्रियों का परिचय दूसरे नंबर का पॉइंट है। तो अध्यक्ष घोषणा करेगा कि अब प्रधानमंत्री जी अपने नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। वो भी 2 हो तो काफ़ी है। 2 बहुत है। हाँ, 2 ही बहुत हैं। वो अपना परिचय कराएगा, और जैसे वो परिचय कराता है तो जिस मंत्री का नाम लेता है वो मंत्री खड़ा होकर हाथ जोड़कर अभिवादन पूरे सदन का करेगा, और सदन के आगे मेजें थपथपा करके उसका अभिवादन स्वीकार। और मेज थपथपाने का भी जैसे है ना, मेज थपथपाना भी मैंने देखा है 2 प्रकार का है। एक तो इरिटेट करने वाला, और एक मतलब अच्छा लगे कानों को। तो बच्चों को वो चीज़ बताई जाए कि आराम से थपथपाएं, ताकि वो अच्छा लगे। हाँ, तो उसमें कोई विशेष लय डाल की जरूरत नहीं, बस मेज थपथपा। हाँ, लय डालने की जरूरत नहीं है, रिपीटिशन ना हो। जैसे कई बार कुछ स्कूलों वाले जैसे स्काउट्स में या कुछ ऐसी वो तालियां, हाँ, वो ऐसी नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल। कोई कभी बजा रहा है, कोई कभी बजा रहा है, ऐसा एक स्वाभाविक सा होना चाहिए, ले ना बने। हाँ। उसके बाद फिर तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें शोक संदेश का आता है। जो शोक संदेश है वो अध्यक्ष खड़ा होकर के पढ़ेगा। अध्यक्ष खड़ा होकर के शोक संदेश पढ़ेगा। जब वो शोक संदेश पढ़ देगा उसके बाद उसको कहने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री उसके बाद उसी विषय पर शोक संदेश पर बोलेगा। जैसे प्रधानमंत्री खत्म करेगा किसी को कहने की जरूरत नहीं है, नेता विपक्ष प्रतिपक्ष का नेता है फिर वो उसके बारे में अपने विचार रखेगा।
और फिर अध्यक्ष जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए जो बिछड़ी रूह है वो 2 मिनट का मौन ये 2 मिनट का मौन भी सांकेतिक है, कोई पूरा तो करना जरूरी नहीं है। पूरा तो करना जरूरी नहीं है, आप उसको 20 सेकंड रख सकते हो। अध्यक्ष है वो 20 सेकंड में भी बेल बजा के बिठा सकता है। तो वो यदि 2 मिनट होगा तो उससे सामने बैठे वो बच्चे बोरिंग मानते हैं, तो वो कम सांकेतिक हो, वही अच्छा है। 20 सेकंड बहुत है उसमें, 20 सेकंड 30 सेकंड तक हो जाए तो उसमें बहुत है। उसके बाद में जो इसमें मेन यहाँ गलती होती है वो ये है कि अंत में जो शोक संदेश खत्म होता है तो जो अध्यक्ष है वो महासचिव को कहेगा कि महासचिव जी अब जो शोक संदेश है ये शोक संतप्त परिवारों को भेज दिया जाए, और फिर वो एक पत्र वो देगा शोक संदेश। और यहाँ कई जगह महासचिव बोलते भी नहीं है, तो महासचिव को भी खड़े होके अध्यक्ष की तरफ देख के बोलना चाहिए जी महोदया भेज दिया जाएगा, और उससे वो शोक संदेश ले ले। हाँ, शोक संदेश हाँ लेकर के अपने पास रख ले और कहे कि जी महोदय ये परिवारों को भेज दिया जाएगा। तो ये इसमें यहाँ मेन गलती होती है, ये ऐसी किया जाए। उसके बाद में फिर चौथा जो पॉइंट हमारा वो है विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत। जो अध्यक्ष के एक तरफ जो बैठे हैं विदेशी मेहमान हैं, तो अध्यक्ष उनका जो है वो बैठे बैठे ही उनका स्वागत करेगा कि हमारे जो बीच में कुछ विदेशी मेहमान हमारी संसद की कार्रवाई को देखने के लिए आए हैं, और उनके नाम बताएगा और वो फिर अपनी जैसे जिस देश से हैं उस भाषा में वो नमस्कार कर सकते हैं, हाय हाय ऐसे हेलो भी कर सकते हैं, जैसे भी वो अभिवादन करेंगे और संसद भी उनका अभिवादन करेगा, ऐसे ही मेज थपथपा करके उनका स्वागत करेंगे। तो ये था इसका चौथा पॉइंट। पाँचवें में फिर इसके साथ साथ हम बड़ागुड़ा से चल भी पड़े, आराम से गाड़ी अब स्टेशन से निकल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी आज बहुत सुहाना है। हाँ सर आगे। पाँचवा पॉइंट जो इसमें प्रश्नकाल आता है। प्रश्नकाल के बारे में काफ़ी गलतियाँ होती है सर, इसको बताओ आप अच्छी तरह से। प्रश्नकाल में जैसे पता है कि प्रश्नकाल में वही प्रश्न होते हैं जो पहले से निर्धारित किए होते हैं। तो पहले बताया होता है कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर जो संबंधित मंत्री है वो उसके उत्तर तैयार करके लिखेंगे। तो वो प्रश्न सूची भी बंटवा सकते हैं हम, ताकि सभी को पता चल जाए कौन कौन से प्रश्न हैं, वो भी बंटवा सकते हैं। और फिर प्रश्नों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 प्रश्न हो सकते हैं, इससे ज़्यादा प्रश्न ना करें। प्रश्न जो आपका काल प्रश्न प्रभावी हो, क्योंकि हम एक प्रकार से कोई रियल संसद नहीं है, नाटक कर रहे हैं, तो नाटक कर रहे हैं तो नाटक प्रभावशाली होना चाहिए ताकि लोगों पर असर पड़े, सुनने वाले को भी अच्छा लगे। और उसके जो लेटेस्ट मुद्दे हो तो ज़्यादा अच्छा है, और उसमें आप 4-5 प्रश्न बहुत हो जाते हैं। ये 15-1 मिनट का आपका प्रश्न काल चलना चाहिए, और इसके में पूरक प्रश्न होने चाहिए। मस्त है, ये जरूरी है। 2 प्रश्न उसके नंबर अलग से हैं। 2 या 3 पूरक प्रश्न इसमें होने चाहिए। और वो पूरक प्रश्न है जो वो विपक्षी सांसद भी कर सकते हैं, सत्ता पक्ष का भी कर सकते हैं। आपको लगे कि वो जानकारी पूरी नहीं हुई है उस प्रश्न के उत्तर में, तो उसके उत्तर में प्रति उत्तर जो है पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये होनी चाहिए। इसके साथ एक अध्यापकों से ये भी निवेदन है कि जैसे नए शब्द आते हैं, गणपूर्ति, पूर्व प्रश्न, प्रश्नकाल, इनका बच्चों को साथ साथ अर्थ बता दें भी होता क्या है ये। यदि बच्चों को ये पता लगेगा होता क्या है तो वो बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। हाँ सर आगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट है शून्यकाल में अगर लगता है कोई ज्वलंत मुद्दे पर प्रश्न रह गया तो प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें 2 प्रश्न हो सकते हैं शून्यकाल। और विषय कौन सा लें तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा? इसमें शून्यकाल में मोस्टली लेटेस्ट विषय होता है, यानी करंट अफेयर का होना चाहिए। इसमें कई बार जैसे जो प्रश्नकाल है इसमें तो पहले के पूछे प्रश्न है, हाँ। वो प्रश्नों पूछने के बाद अब फर्ज कर लो कोई नई घटनाएं हो जाती हैं, कोई नए मुद्दे आ जाते हैं, तो शून्यकाल में वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पूर्व निर्धारित नहीं होते, पूर्व निर्धारित नहीं होते। ये करंट अफेयर के होने चाहिए ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे कि बच्चे आजकल की वातावरण से जो कुछ घटित हो रहा है उसके प्रति जागरूक है। हाँ जी आगे। इसके बाद अगला प्रश्न है जो अगला पॉइंट है, इसमें आवश्यक दस्तावेजों को सदन पटल पर। या इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें कोई रिपोर्ट है पहले की संसद में देनी है रिपोर्ट, वो कोई मंत्री ने अपना कोई सर्वे कराया वो रिपोर्ट रखनी है, तो अध्यक्ष के को बता करके संसद को सूचित करना जरूरी होता है। संसद को वो सूचित करता है और फिर अध्यक्ष जो है वो उसकी घोषणा करता है कि अब जो है आवश्यक जो दस्तावेज है वो सदन पटल पर रखी जाएगी। तो वो संबंधित मंत्री जो अपनी रिपोर्ट जो है वो सदन पटल पर रखता है। वो मार्शल के माध्यम से मार्शल आकर उसे ले जाएगा और वो जाकर के वहाँ पर महासचिव को करा देगा, वो सदन पटल पर रखा जाएगा। इसमें तो बहुत बड़ी बात नहीं, इतना ही। इसमें कुछ कागज तरीका की बात नहीं। जी सर आगे।
इसके बाद में फिर आता है हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। पहले तो आप ये बताइए ध्यानाकर्षण होता क्या है? ध्यानाकर्षण ऐसा भी किसी मुद्दे पर संसद का ध्यान आकर्षण करता है, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है। तो ध्यानाकर्षण में किसी भी मुद्दे पर संसद का ध्यान आकर्षण किया जाता है, जिसमें संसद स्वयं संज्ञान लेते हैं कि ये काम ऐसा हो रहा है, हमें इस पर काम करना चाहिए, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, कोई भी इसमें संसद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रख सकता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होती है और चर्चा के बाद फिर उसको देखा जाता है कि इसके बारे में आगे क्या किया जाए, जो भी कारण संबंधित बनते हैं वो आगे की जाए। इसके बाद ध्यानाकर्षण के बाद में फिर विशेषाधिकार हनन मामला होता है। इसका एक विशेषाधिकार के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विशेषाधिकार में आप वही चीज़ ना लीजिए। आप मैं पिछले 5 सालों से देख रहा हूँ रिपीटिशन हो रहा है। मैं आ रहा था, गाड़ी रोक ली, कुछ आप सोच के कुछ ऐसा मैटर डालिए ताकि नया लगे। और पिछली बार हमने ये कहा था, जैसे राहुल गांधी जी जब ये गए थे चुनाव में, तो उनके हेलीकॉप्टर में उनकी तलाशी ली गई। तो एक तरह से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि ये मेरा विशेषाधिकार है, मैं एक एमपी हूँ, एक तरह से या एक रेपुटेड व्यक्ति हूँ और मेरी इस तरह से तलाशी ली गई। तो ये गलत है। एक युवा संसद का ये भी नियम है कि हम बच्चों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता का संसद की कार्रवाई में किसी प्रकार का भी नाम नहीं आना चाहिए। आप कोई और नाम लीजिए, आप ना तो पार्टी का नाम लेंगे और ना ही किसी पॉलिटिशियन का नाम लेंगे, तो ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जैसे प्रश्नकाल में वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा जाता है, गृह मंत्री से पूछा जाता है, प्रधानमंत्री से पूछा जाता है, तो सिर्फ उनके पद को संबोधन करके हम प्रश्न पूछें, नाम ना लें, ना ही किसी पार्टी का उसमें नाम लें। तो जो भी इस प्रश्नकाल में एक बात और थी, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे और जो भी उत्तर दिए जाएंगे वो अध्यक्ष के माध्यम से ही होंगे, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो प्रश्न पूछने वाला ये कहेगा कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, ये सब जरूर आने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते वित्त मंत्री से डायरेक्ट प्रश्न नहीं होगी, और ऐसे उत्तर भी ऐसा नहीं होगा। वो भी कहेंगे उत्तर भी देश के माध्यम से ही होगा, दिया जाए। सीधे प्रश्न ना तो पूछे जा सकते ना दिए जा सकते। आगे विशेषाधिकार के बाद में फिर काम रोको प्रस्ताव है। अगर किसी काम रोको प्रस्ताव के बारे में अर्थ बताओ, इसका क्या है? काम रोको प्रस्ताव संसद का काम रोक करके एक जो नया मुद्दा है उस पर, यानी संसद की कार्रवाई रेगुलर चल रही है अपने हिसाब से, लेकिन कोई विशेष घटना घट गई तो उसके लिए जो चल रहा काम है उसको रोक के जो काम चाहते हो वो शुरू करो, उस पर चर्चा करो। ठीक है, तो इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, काम रोको प्रस्ताव अध्यक्ष को पहले सूचना देनी पड़ती है। अध्यक्ष इसकी अनाउंसमेंट करता है कि अब श्री राणा सिंह या जो भी सांसद है वो काम रोको प्रस्ताव की अनुमति चाहते हैं, तो क्या दी जाए। तो उसमें हाँ और ना पूछा जाता है, ज़्यादा सदस्यों की हाँ में उत्तर होता है, तो वो अपना फिर मुद्दा रखता है भी इस मुद्दे पर मैं काम रोको प्रस्ताव लाना चाहता हूँ, वो सारा अपना प्रस्ताव बताता है। फिर पूछा जाता है कि क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसमें हाँ और ना पूछे जाते हैं, तो हाँ की ज़्यादा होती है, उसमें चर्चा की जाती है। फिर लास्ट में तीसरा इसमें पॉइंट होता है भी क्या वाकया में काम रोक दिया जाए। इसमें मोस्टली पर ना की उत्तर होता है कि नहीं, काम नहीं रोका, तो उसमें उस पर चर्चा हो गई है, इतना ही काफ़ी है और इस पर काम रोकने की जरूरत नहीं है। तो उसमें ज़्यादा संसदों की आवाज़ जो होती है वो ना की होती है, तो फिर अध्यक्ष कहता है कि ना वालों का बहुमत है, ना वालों का बहुमत है, ना वालों का बहुमत है। एक जनरल बात ये होगी कि जब सामने अध्यक्ष के पूरा लोकसभा बैठी है तो दिखना चाहिए कि ट्रेजरी बेंच है वो बड़ा दिखे और विपक्ष से छोटा दिखे। ये भी जनरल गलती कई बार आ जाती है कि विपक्ष ज़्यादा दिख रहा है, और एक ये जो अध्यक्ष द्वारा पूछा जाता है वो बिल्कुल स्पष्ट मतलब आवाज़ आनी चाहिए भी इसके पक्ष में जो सांसद माननीय सांसद हैं वो हाँ कहें, मतलब आवाज़ बहुत तेज़ और स्पीड से ना हो। अध्यक्ष की आवाज़ स्लो मोशन में होगी, उतनी अच्छी लगेगी, ऊंची हो और स्लो मोशन में हो, ज़्यादा स्लो भी ना हो बस। हाँ, ज़्यादा स्लो भी नहीं हो। कल एक स्कूल में गए तो हमने स्लो मोशन देखा, बच्चे बड़े टैलेंटेड थे, अध्यापक ने बहुत मेहनत कराई थी, लेकिन उन्होंने मेहनत करवा दी 1.5-2 घंटे की तक की। उनको समेटना था 50 से 60 मिनट में,
लेकिन उनका कंटेंट नया था, बच्चे बड़े ज़बरदस्त तैयारी थी, बच्चों में अनुशासन बहुत था, लेकिन वो स्लो मोशन में उनके एक हल्की फुल्की एक दो एक्टिविटी रह गई थी, तो ये भी होता है। हाँ जी, हाँ, बस बाकी जो उसका लास्ट पॉइंट है वो विधायी प्रक्रिया है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके जो है वो 3 चरण है, आपको पता ही। 3 चरण भी बोलते हैं इसको, वाचन भी कहते हैं। हाँ, वाचन कह सकते हैं इसको। तो प्रथम वाचन में जो है वो एक बिल लाया जाता है, जो भी पास करवाना है हमने। तो जैसे मोटर संशोधन अधिनियम की बात करें हम, तो वो लाएंगे, वो मंत्री जो है वो संशोधन वो बिल रखेगा। फिर उसके ऊपर चर्चा होगी द्वितीय वाचन में, उसके ऊपर चर्चा होगी, और तीसरे में फिर उसको जो है विपक्ष के साथ नोकझोंक होगी, और बाद में इसको फिर पास कर दिया जाएगा। और पास करने के बाद फिर उसको आवश्यक कार्रवाई के लिए अगले सत्र में भेज दिया जाएगा। तो ये इसकी पूरी प्रक्रिया होगी। तो और अंत में फिर जब ये हमारी संसद का समाप्त होगा, तो इसमें हमें राष्ट्रगान के साथ इसकी समाप्ति करनी होती है। तो राष्ट्रगान से पहले घोषणा करें या बाद में समापन की? समापन की घोषणा पहले करें, फिर राष्ट्रगान। फिर राष्ट्रगान, बस उसके तो बाद फिर राष्ट्रगान। ये भी कई जगह मिल जाता है कि राष्ट्रगान पहले फिर बाद। तो पहले लोकसभा का समापन होता है, और अब हम क्योंकि लोकसभा का एक जनरल सा नियम है कि वो 11 बजे शुरू होती है, तो अध्यक्ष बोल के कह सकता है कि अगले दिन 11 बजे तक संसद की कार्रवाई स्थगित की जाती है। और यदि सत्र का यदि अंत हो रहा हो, यानी 15-20 दिन सत्र चला है, ये एक साल में लोकसभा के 3 सत्र होना जरूरी है, और 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ये भी संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन जब सत्र का अंत हो रहा हो, तो ये कहना चाहिए कि लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। बच्चों, अनिश्चित काल इसलिए है कि अब अगला सत्र कब होगा उसका टाइम फिक्स आज ही नहीं है। जब सत्र शुरू होता है, तो उससे पहले सरकार ही फैसला करती है कि सत्र किस तारीख को बुलाना है। और जनरल नियम क्या होंगे सर? और जनरल नियम क्या होंगे, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? बस इसमें जो मेन बात है, 11 पॉइंट तो मेन यही थी। मेन है हम 11 पॉइंट पर हमें ये 11 पॉइंट पूरे कवर करने हैं। 50 मिनट से लेकर 1 घंटा आपका इसमें समय लगना चाहिए। एक जनरल में ये हो सकता है कि जो हर बात पर हाय हाय ना की जाए, और हर क्वेश्चन पर तालियां ना बजाई जाए। मतलब जो लगे अच्छी चीज़ है, या आपने यूनिक हटके कुछ बता रहे हो, प्रभावित हो रहा है, तो आप उसको बजाइए आप। और जब विपक्ष शोरगुल कर रहा है, तो जो अध्यक्ष है वो उसको बार बार ये कहेगा कि आप सदन की गर्मा बनाए रखें, फिर क्या शांति बनाए रखें। तो ये सौभाग्य लगना चाहिए। कई बार हमने ये देखा कि वो रूटीन में कह रहा है, वो रूटीन में कह रहा है, और वो रूटीन के क्वेश्चन के बाद लगभग हर बार बेइज्जत पाई जा रही है, और वो अध्यक्ष बोल रहा है कि अब आप शोर ना करें, बाकी चुप हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो, स्वभाव लगना चाहिए। जब शोर हो रहा है तभी अध्यक्ष बोले कि अब आप शांति बनाए रखें, और ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही है। अब इसके साथ साथ एक अध्यापकों पर में पहले भी जब हमारी इस विषय में सेमिनार हुआ था खैरपुर स्कूल में और डिंग डाइट में, तो मैंने बताया था कि बच्चे जो आप लेते हो उसका चयन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कई जगह जाते हैं, बच्चे टैलेंटेड होते हैं। इस युवा संसद में सब प्रकार के बच्चे चाहिए, चुप रहने वाले भी चाहिए, शरारती भी चाहिए, भारी आवाज वाले भी चाहिए, हल्के आवाज वाले भी चाहिए। यानी महासचिव, अध्यक्ष, कर्मचारी, विदेशी मेहमान, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, उपाध्यक्ष, किसको बोलना है किसको नहीं बोलना। और मार्शल के बाद तो सर ने बताया था पूरी ढांसू होनी चाहिए, यानी जब कार्रवाई शुरू हो तो दूर दूर तक आवाज़ जाए कि कार्रवाई शुरू हो रही है। तो इसमें बस 50 बच्चे लेने, 50 से ज़्यादा बच्चे ना लें आप। 50 नहीं, क्योंकि जो आगे आप जाते हो तो 50 सर्टिफिकेट 50 ही आते हैं। इसमें 50 में दर्शक दीर्घ का मीडिया, ये सारा 50 के अंदर ही। तो आपके 50 बच्चे हो गए, 50 से 60 मिनट हो गए। इसका आप बिल्कुल सख्ती से पालन करें। हाँ, और इसमें टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे अध्यापक। एक सर इसके साथ एक व्यक्तिगत क्वेश्चन भी है। व्यक्तिगत ये है कि मैं तो आगे अप्रैल 2026 में रिटायर हो जाऊंगा। मुझे खुशी है कि यूथ पार्लियामेंट के लिए आप जैसा साथी जो 2 साल से मेरे साथ है, और मैं तो अप्रैल के बाद नहीं हुआ, तो 26-27 का यूथ पार्लियामेंट का जो नेतृत्व आप करेंगे, तो आपको कैसे लगता है युवा पार्लियामेंट के इस कार्यक्रम में आने का कैसा महसूस होता है?
ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है SCERT का गाइडिंग की तरफ से, जो बहुत बढ़िया प्रस्ताव है। ये लगातार अभी 3-4 साल से ही हो रहा है लगातार, और मुझे खुशी है कि आप जैसे सीनियर साथी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके साथ SCERT से हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं, गाइडिंग से हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, उससे बहुत कुछ सीखा है। और हम उम्मीद करेंगे कि जब इस बात के लिए हम डिंग डाइट के जो लेक्चरर हैं उनको बधाई देते हैं। वाकई में वो जैसे एनर्जी है, जैसे मैथ के हैं, एनर्जी और खुल के कहते हैं कि सर बढ़िया बनाने के लिए कुछ भी करो, कुछ बिल्कुल जी, मतलब एक खुला हाथ दे देना कि प्रोग्राम फिट करो, डेट रखो, ये करो, आप मतलब आपको हर तरह से कोऑपरेशन रहता है हर तरफ से, जो सर फैसला करो और बढ़िया करो। ये डिंग डाइट की बहुत अच्छी बात और है। आप कोई बात नहीं जगदीश जी, आप एक विभाग से रिटायर हो रहे हो, अब वैसे हम आपको रिटायर नहीं होने देंगे, हम आपको साथ रखा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपको जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आपको लेके जाया करेंगे वहाँ, आपसे जब भी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी आपका ज़्यादा अनुभव हम लेंगे, और आगे और साथी भी तैयार हो रहे हैं और हम इसको आगे चलाएंगे, बहुत अच्छा चलाएंगे। बच्चों से तो मैं तो 17 साल का पढ़ाने लग गया था, तो बच्चों के बिना तो नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैंने कालावाली का स्कूल आ गया। कालावाली का स्कूल में इमराज सर पढ़ाते हैं। अभी पोस्टिंग आगे गेट आएगा इसका, ये गेट है, इमराज सर का स्कूल है ये, और हम इमराज सर को लेके आ गए कालावाली। और यहाँ से हमें गाड़ी लेने देसू मलकाना का एक अध्यापक साथी है, उन्होंने कहा था कि आप गाड़ी का मज़ा लीजिए, रेलगाड़ी का, कार तो हमेशा चलाते ही हो, तो हम आपको लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आएंगे। उनका फ़ोन भी आ गया है और वो हमें लेने आ गए हैं। तो सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस इंटरव्यू में इस आपको जो बातें बहुमूल्य बताई गई है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। और युवा जो संसद का कार्यक्रम बाकी रहता है इस 25 स्कूलों का, वो ये सुनकर बच्चे और अध्यापक दोनों लाभ उठाएंगे। हम रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।